ये साल था 74 एसी और इस साल पहली बार जहेरिस और एलिसन दादा दादी बनते हैं क्योंकि जोसलिन एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है रेनिस। फिर अब एमोन बाप बनता है तो बेलॉन कैसे पीछे रहेगा। बड़ा भाई एमोन जो भी करता है उसके एक साल बाद बेलॉन उसी चीज को वो खुद करके दिखाता है। फिर चाहे ड्रैगन राइडर बनना हो, नाइट बनना हो, शादी करना हो या फिर बाप बनना हो। 75 एसी में फाइनली बेलॉन की कलरफुल आंखों वाले उसके बचपन के प्यार एलिसा से शादी होती है और बस 2 सालों के बाद में 77 एसी में उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है विसेरिस। और एलिसा इतनी पागल थी कि विसेरिस के जन्म के बाद में बस कुछ ही हफ्तों के बाद वो उसे मेलिस ड्रैगन के राइड पे लेके जाती है। एमोन के शादी के बाद और खास करके रेनिस के जन्म के बाद में किंग जहेरिस एमोन को ढेर सारी राज कारोबार रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने लगता है क्योंकि आफ्टर ऑल वो हेयर टू द थ्रोन है और आगे उसी को ही इस आयरन थ्रोन के गद्दी को संभालना है। सो एमोन अब एक्टिवली राज कारोबार देखने लगा था और किंग जहेरिस एमोन को मास्टर ऑफ लॉज भी बनाते हैं। बट एमोन का छोटा भाई अभी भी मस्त मजे करता होता है और अपने बीवी एलिसा के साथ में उसकी एक मस्त धमाल चालू रहती है। एलिसा और बेलॉन कई बार मेलिस और वेगार पे बैठ के एक दूसरे के बीच में रेस लगाते और उनकी रातें एकदम रंगीन होती। बेलॉन अपने बड़े भाई को बोलता, भैया आप आयरन थ्रोन को संभालो और वेस्टेरोस पे अच्छे से रूल करो, मैं तो अभी और बच्चे चाहता हूँ, मैं चला मेरे एलिसा के पास में। सो ऐसे बेलॉन और एमोन का रिश्ता हमेशा से ही बहुत प्यार भरा रहा था। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि बेलॉन और एमोन के बीच का प्यार यानी भाई भाई वाला रिश्ते वाला प्यार था, वो कोई रोमांटिक प्यार नहीं है। दे लव ईच अदर एज ब्रदर्स। उनका रोमांटिक वाला प्यार उनके बीवियों के लिए था। मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि कुछ महान लोगों ने कमेंट्स में इसके बारे में पूछा था कि क्या ये दोनों ब्रदर्स रोमांटिकली लिंक्ड है। अरे दोस्तों नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एलिसा और बेलॉन पूरे प्यार में पागल थे और उनके अलग ही मजे शुरू थे और जल्द ही उनके प्यार का और एक प्रोडक्ट आता है एंड दैट इज डेमोन टारगेरियन। सो 81 एसी में ये बेलॉन और एलिसा को और एक बेटा होता है जिसका नाम डेमोन रखा जाता है। क्रेजी एलिसा डेमोन को भी मेलिस पे लेके घूमने जाने वाली होती है, तभी बेलॉन बोलता है कि मैं भी चलूंगा। सो बेलॉन और एलिसा अपने दोनों बच्चों को लेके मस्त वेगार ड्रैगन पे बैठ के आसमान में चक्कर काटने लगते हैं। ये है यहाँ पे गोल मटोल विसेरिस और उसका यहाँ पे छोटा भाई डेमोन, और यही 2 बच्चे अभी हमें आगे हाउस ऑफ द ड्रैगन में देखने मिलने वाले हैं। ये एलिसा और बेलॉन दोनों अलग ही दीवाने थे और उनका यही बिंदास एटीट्यूड उनके बच्चों में यानी कि विसेरिस और डेमोन में आने वाला है। 73 एसी से लेके 83 एसी तक ऐसे ही एमोन ने बहुत अच्छी तरीके से वेस्टेरोस पे राज किया। आई मीन ऑब्वियसली आयरन थ्रोन पे बैठने वाला राजा जहेरिस ही था, बट एयर टू द थ्रोन एमोन अब स्मॉल काउंसिल मीटिंग्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगा था। एक तरीके से वही किंग जहेरिस के लिए थोड़ा बहुत राज कारोबार संभाल रहा था। बेलॉन भी एमोन को राज कारोबार में मदद तो करता ही था, बट बेलॉन का दिल एकदम साफ था, उसे कभी भी आयरन थ्रोन में दिलचस्पी नहीं थी। बेलॉन बस अपने बड़े भैया एमोन को मदद करना चाहता था और वो एमोन जो कहेगा वो करता था। सो एमोन धीरे धीरे अच्छे से राज करने लगा था और उसकी डिसीजन मेकिंग वेस्टेरोस के सभी लॉर्ड्स में बहुत पॉपुलर होने लगी। बट 83 एसी में उसने पहली बार एक अजीब सी बगावत का सामना किया। तो कोई डॉर्निश प्रिंस मोरियन मार्टेल को टारगेरियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे क्योंकि सालों पहले टारगेरियंस ने डॉर्न में घुस के वॉर किया था और यह पगला मोरियन उसका बदला चाहता था। इसीलिए उसने पागलों के तरह बगावत कर डाली और जो होना था वो हो गया। एमोन और बेलॉन यही कुछ 1000 टारगेरियन सोल्जर्स के साथ में आते हैं
और दोनों अपने ड्रैगन्स पर बैठ के मोरियन मार्टेल के आर्मी को तबाह कर डालते हैं। ये छोटा सा बैटल इतना वन साइडेड था कि मेस्टर्स आज तक इसे मोरियंस मैडनेस कहते हैं, क्योंकि ये मोरियन मतलब सही में मैड था। अरे भाई तुम यहाँ पे सोच क्या रहे हो, ऑपोजिशन के पास में भयानक ड्रैगन राइडर्स है, तो तुम्हारा आखिर प्लान क्या है? एनीवेज इस एकदम इजी वॉर के लिए एमोन कमांडर इन चीफ था और उसने इस वॉर के लिए इतनी परफेक्ट प्लानिंग की थी कि ये बैटल उसने 1 घंटे में खत्म की, और तो और एक भी टारगेरियन सोल्जर मरा नहीं था। Flawless victory. सो दिस वॉज अ फ्लॉलेस विक्ट्री। ऐसे तूफानी विक्ट्री के बाद में एमोन और बेलोन जब किंग्स लैंडिंग लौट कर आते हैं तब उन्हें देखने के लिए हजारों लोग चीयर करने के लिए आते हैं। बट सैडली टारगेरियन परिवार की ये खुशी कुछ ही हफ्तों में चली जाती है, क्योंकि 84 एसी के शुरुआत में कलरफुल आंखों वाली प्यारी एलिसा और एक प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती है। इस मौत के बाद में बेचारा बेलोन बहुत अकेला पड़ जाता है और कहते हैं कि बेलोन दर्द में काफी देवदास बन के दारू वगैरह पीने लग गया था। बट उसे फाइनली एमोन और जोसलिन ने मदद की और उसे एहसास दिलाया कि उसके 2 बेटे विसेरिस और डेमोन अभी भी है और उन दोनों को बेलोन का सहारा लगेगा। ये सब सुनने के बाद में बेलोन अपने बेटे विसेरिस और डेमोन को बहुत टाइम देने लगता है और ऐसे ही अगले 3 साल निकल के जाते हैं। इवेंचुअली आगे 87 एसी में 13 साल की रेनिस ड्रैगन पिट में जाके सीधा मेलिस के साथ में कनेक्शन बनाती है और दुनिया के फास्टेस्ट ड्रैगन मेलिस की वो राइडर बनती है। अब 88 एसी का साल आ गया था और अब जहेरिस थोड़ा सा ओल्ड होने लगा था। सब स्मॉल फोक अभी उसे सीधा ओल्ड किंग जहेरिस ही बुलाते थे। 89 एसी में ओल्ड किंग जहेरिस ने रॉयल प्रोग्रेस रखी थी, जिसमें वो आखिरी बार अपने ड्रैगन वर्मीथॉर पे बैठ के एकदम दूर यानी कि शील्ड आइलैंड्स पे जाता है। सो रॉयल प्रोग्रेस में जहेरिस जाता है तो आयरन थ्रोन को संभालने के लिए कोई ना कोई टारगेरियन मौजूद रहे, इसीलिए एमोन किंग्स लैंडिंग में ही रुकता है और उसका छोटा भाई बेलोन भी वहीं पे रह के उसे साथ देता है। बट अभी बूढ़े जहेरिस के साथ में कोई तो टारगेरियन मेंबर रहना चाहिए, इसीलिए जहेरिस के साथ में एमोन की बेटी यानी कि 16 साल के रेनिस को रॉयल प्रोग्रेस पे भेजा जाता है। इस शील्ड आइलैंड्स पे एक तरह का वेस्टरोसी कॉन्फ्रेंस था और इसके लिए किंग जहेरिस को न्योता आया था। इस कॉन्फ्रेंस के लिए वेस्टेरोस और इवन एसोस में से बहुत सारे पावरफुल लॉर्ड्स आए थे, बट सबकी नजर थी लॉर्ड ऑफ टाइड्स कॉर्लिस वलेरियन पे। 36 ईयर ओल्ड कॉर्लिस वलेरियन इस समय वेस्टेरोस का मोस्ट पावरफुल और रिचेस्ट लॉर्ड बन गया था और उनका एक अलग लेवल का स्वैग था। सिर्फ 12 साल के उम्र में कॉर्लिस वलेरियन ने समुद्र में सेलिंग शुरू की थी और अभी पिछले 25 सालों में लॉर्ड कॉर्लिस ने पूरे नोन वर्ल्ड के सभी समुद्र में जहाज चलाया था। उन्होंने दुनिया के अलग अलग आइलैंड्स पे से ढेर सारा सोना, चांदी, गहने, एग्जॉटिक कपड़े, कुछ बहुत ही अतरंगी वेपन्स और फिर कुछ अजीबोगरीब पोशंस, कुछ मेडिसिन्स, ऐसी ढेर सारी चीजें उन्होंने अपने जहाज में भर भर के लाई थी और इसके कारण हाउस वेलेरियन वेस्टेरोस का रिचेस्ट हाउस बन गया था। ये हाउस वेलेरियन लैनिस्टर्स और टायरल्स से भी ज्यादा रिच बन गया था। आयरन थ्रोन के अलावा सबसे पावरफुल जो हाउस था वो था हाउस वेलेरियन और इसका रीजन था कॉर्लिस वेलेरियन और उसका जबरदस्त ट्रेजर हंट। एक टाइम किंग जहेरिस को कोई दुनिया में पहचानेगा नहीं, बट द सी स्नेक लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन को पूरे दुनिया में सब लोग जानते थे। ऑलमोस्ट 25 साल समुद्र में बिताने के बाद में सी स्नेक अभी वेस्टेरोस में वापस आया था, क्योंकि उन्हें अभी शादी करके सेटल होना था और अपनी एक मस्त फैमिली बनानी थी। कॉर्लिस वेलेरियन अब ऐसे ही सभी लॉर्ड से मिलता था और ट्रेड वगैरह के बारे में बातें करता था और वो देखता था कि कोई उसे अच्छी बीवी मिल जाए। सो बेसिकली वो चाहता था कि उसे कोई प्रिंसेस मिले या फिर उसके कुछ बिजनेस टॉक्स हो सके और यहीं पर लेजेंडरी लॉर्ड कॉर्लिस की किंग जहेरिस के साथ में मुलाकात होती है। जहेरिस के साथ साथ
साथ यहाँ पर रेनिस भी थी। रिच एंड हैंडसम लॉर्ड कॉर्लिस और यंग एंड सेक्सी रेनिस की यहाँ पे मुलाकात होती है। ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और ये कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक अगले 10 दिनों में ही लॉर्ड कॉर्लिस को उनकी नई दुल्हन मिल गई थी। कॉन्फ्रेंस के कुछ आखिरी दिनों में फाइनली लॉर्ड कॉर्लिस एक दिन किंग जहेरिस से उनके पोती रेनिस का शादी में हाथ मांगते हैं और जहेरिस खुशी खुशी में ये रिश्ता मंजूर करता है। और तो और कॉर्लिस वेलेरियन को ओल्ड किंग जहेरिस के स्मॉल काउंसिल का मास्टर ऑफ शिप्स भी बनाया जाता है। रेनिस टारगेरियन और लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन की शादी धूमधाम से कराई जाती है और ऐसे ही अगले 2 साल बहुत खुशी में जाते हैं। जहेरिस राजा था और उसका बड़ा बेटा एमोन मास्टर ऑफ लॉज बन के अच्छे से काम कर रहा था। 91 एसी में एसोस के मीर सिटी में एक भयानक सिविल वॉर शुरू होता है। हर दिन 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया जाता है और पूरा सिटी एक बैटल ग्राउंड बन जाता है। अब ये गंदा सिविल वॉर जो चल रहा था वो अक्रॉस द नैरो सी एसोस के एक शहर मीर में चालू था। सो इसलिए किंग जहेरिस और एमोन टारगेरियन डिसाइड करते हैं कि हमें इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। बट 92 एसी के शुरुआत में इवेंचुअली मायरिश सिविल वॉर वैसे तो खत्म होता है, बट जो साइड इस सिविल वॉर में हारता है उसके कुछ 10,000 से ज्यादा लोग अचानक जहाज वगैरह पकड़ के टार्थ में आते हैं। सो ये मीर के लोग कुछ वॉर हारे रहते हैं तो वो अभी वापस मीर में तो रह नहीं सकते क्योंकि उनको वापस काट दिया जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, वो मीर का शहर छोड़ते हैं और वहां से भाग के वो अचानक से टार्थ के आइलैंड पे आते हैं। यहाँ पर आते ही ये मायरिश लोग टार्थ के ईस्टर्न साइड में मस्त सेटल हो जाते हैं और वहां के जो ओरिजिनल टार्थ के रहने वाले लोग रहते हैं उनको वो कमीने गुलाम बना देते हैं। ऑब्वियसली ऐसे टार्थ पे हमला यानी कि वेस्टेरोस के एक आइलैंड पे किया हुआ हमला था। पूरे वेस्टेरोस पे टारगेरियंस का राज था और उनके धरती पे कब्जा मतलब टारगेरियंस को चुनौती देना हो गया और इसीलिए जहेरिस और एमोन डिसाइड करते हैं कि इन मायरिश घुसपैठियों को वहां से निकाला जाएगा। इस बैटल के लिए वापस एमोन कमांडर इन चीफ होता है। एमोन डिसाइड करता है कि वो खुद और कॉर्लिस वेलेरियन पहले आगे जाएंगे और वो दोनों टार्थ के लॉर्ड से जाके मिलेंगे। फिर पीछे से बेलॉन बराथियन आर्मी लेके आएगा और उन्हें वहां पे साथ देगा। ऐसा एक प्रॉपर प्लान बनाया गया था और ऐसा लग रहा था मानो ये भी एक बहुत ही इजी विक्ट्री होगी। कुछ ही दिनों में एमोन करैक्सिस पे बैठ के यही कुछ 4000 स्ट्रॉन्ग की आर्मी लेके टार्थ में आता है। एमोन को मास्टर ऑफ शिप्स कॉर्लिस वेलेरियन का भी साथ होता है। एमोन टार्थ पे आके आइलैंड के बीचों बीच कहीं पे अपना सीक्रेट आर्मी कैंप बनाता है। बट पता नहीं कैसे मीर के कुछ घुसपैठियों को इस बेस के बारे में पता चलता है। खास करके इन मायरिश लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट टारगेरियंस के कमांडर्स का टेंट कहाँ पे है ये बराबर से पता चलता है और वो उसी टेंट पर हमला करने के लिए एक सुसाइड स्क्वाड को भेजते हैं। रात के अंधेरे में एमोन, लॉर्ड कॉर्लिस और टार्थ के लॉर्ड इन तीनों के टेंट्स के बाहर एक छोटा सा फाइट शुरू हो जाता है और इसमें मायरिश सोल्जर्स उनके डेडली वेपन क्रॉसबो का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये कुछ मायरिश क्रॉसबोज मतलब लिटरली वेस्टेरोसी स्नाइपर के तरह होते हैं। ऑब्वियसली आर्मर्स को देख के समझता है कि कौन सा बंदा एकदम नाइट है, कौन एकदम मेन एट आर्म्स नॉर्मल सोल्जर है और कौन एकदम लॉर्ड किस्म का बंदा है। सो ये मायरिश सोल्जर्स को बराबर से समझता है और वो जानबूझ के सभी बड़े बड़े नाइट्स पे अपने क्रॉसबोज दनादन मारने लगते हैं। मायरिश असैसिन्स एकदम अंधाधुंध तरीके से क्रॉसबोज चलाते हैं और एरोज की बारिश करते हैं और इसी में एक क्रॉसबो से निकला हुआ एरो सीधा घुसता है एमोन के गले में। बूम! एक झटके में एयर टू द थ्रोन। जाबाज एमोन टारगेरियन अपने ही टेंट के बाहर लॉर्ड कॉर्लिस और टार्थ के लॉर्ड के सामने अपने गले को पकड़ के तड़प तड़प के मरता है। उसके गले में से एक क्रॉसबो का एरो पूरा आर पार गया होता है एंड जस्ट लाइक दैट एमोन टारगेरियन मर जाता है। उन सभी मायरिश सोल्जर्स को गंदी मौत दी जाती है बट
टारगेरियंस के सबसे इंपॉर्टेंट द प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन, द हेयर टू द थ्रोन एमोन टारगेरियन को ये कमीने मायरिश असासिन्स मार गिराते हैं। जब ये बात रेड कीप में पता चलती है तब बेलॉन गुस्से में इतने जोर से चिल्लाता है कि पूरे किंग्स लैंडिंग की दीवारें कांप उठती है। कहते हैं उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि पूरे ड्रैगन्स वहां पे ड्रैगन पीट में शांत हो जाते हैं। बेचारे ओल्ड किंग जहेरिस और एलिसन अपने बड़े बेटे के मौत से फूट फूट के रोने लगते हैं, बट बेलॉन तभी वहां पे रोता नहीं। उसे अभी बदला चाहिए था। वो अपने भाई के मौत से बौखला गया था। अपने पापा बेलॉन को इस तरह से गुस्से में देख के छोटे विसेरिस और डेमोन भी डर जाते हैं। बेलॉन भाग के उसी वक्त वेगार पे बैठता है और वो सीधा टार्थ के लिए निकलता है। और वो जैसे ही टार्थ में पहुंचता है वहां पे शुरू होती है वेगार की तबाही। बेलॉन और वेगार एक साथ टार्थ में एक ऐसा फायर एंड ब्लड लाते हैं जो पिछले 70 सालों में किसी ने नहीं देखा था। कहते हैं एगोन द कॉन्करर और बलेरियन द ब्लैक ड्रेड ने जैसे डॉर्न में तबाही मचाई थी, वैसे ही कुछ बेलॉन ने तबाही वहां पे टार्थ में मचा दी। बेलॉन ने मायरिश लोगों को चुन चुन के मारा। कहते हैं ऑलमोस्ट 7000 मायरिश लोगों को बेलॉन ने जिंदा जलाया था। और टार्थ आइलैंड के पूर्वी इलाके के बीचेस पर हजारों मायरिश सोल्जर्स की लाशें बिछाई गई थी। इस बेलॉन के रिवेंज को वेस्टरोस के इतिहास में आज भी मायरिश ब्लड बाथ कहते हैं। कहते हैं इस मायरिश ब्लड बाथ के बाद में अगले कुछ 25 सालों तक टार्थ के बीचेस का कलर पिंक कलर का हो गया था, क्योंकि उन बीचेस में इतने हजारों लोगों का खून मिलाया गया था। ऐसे भयानक रिवेंज के बाद में बेलॉन फाइनली वापस किंग्स लैंडिंग में आता है। अब तक बेलॉन अपने भैया एमोन के मौत के वजह से गुस्से में था। उसने कभी भी आंसू नहीं बहाए, बट जब वो अपने माँ एलिसन के सामने आता है तब वो उसके घुटने पर सर रख के फूट फूट के रोने लगता है। वो कहता है, माँ, मैंने उनके हजारों लोगों को मारा, बट मेरा भाई वापस नहीं आएगा। मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? मैं एमोन भैया को बहुत मिस करता हूँ। बताओ ना माँ, मैं क्या करूँ? ऐसा कह के बेलॉन फूट फूट के रोता है और एलिसन भी उसके सामने बहुत रोती है। एलिसन भी रोते रोते उसे बोलती है, आई नो मेरे बेटे, आई नो, बस करो। बेलॉन का अपने बड़े भाई एमोन के लिए प्यार और रिस्पेक्ट आज भी वेस्टरोस में एक मिसाल मानी जाती है। सभी घरों में भाई भाई को सिखाया जाता है कि अगर भाई भाई का रिश्ता हो तो वो एमोन और बेलॉन की तरह हो। 92 एसी में एमोन के मौत के दर्दनाक हादसे के बाद में लाइन ऑफ सक्सेशन का मामला वापस पेचीदा हो गया था। अब एमोन टारगेरियन मर गया है तो आयरन थ्रोन पे कौन बैठेगा? एमोन की बेटी रेनिस या फिर एमोन का छोटा भाई बेलॉन? एमोन हेयर टू द थ्रोन था, तो उसके मरने के बाद में उसके बेटी रेनिस को हेयर टू द थ्रोन बनाना चाहिए, ऐसा कई सारे लॉर्ड्स का मानना था, जिसमें उसे सबसे बड़ा सपोर्ट था ऑब्वियसली उसके हस्बैंड लॉर्ड कॉर्लिस वलेरियन का। और इसी के साथ में उसे अपने माँ के साइड का हाउस यानी कि हाउस बराथियन का भी बहुत सपोर्ट था। नॉर्थ का हाउस टार्क और उनके सभी बैनरमैन ने सोचा कि अब अगला हेयर टू द थ्रोन रेनिस ही होगी। और इवन क्वीन एलिसन को लगता था कि रेनिस को क्वीन बनाया जाएगा और उसे ही आयरन थ्रोन मिलेगा। एलिसन चाहती थी कि लॉर्ड कॉर्लिस और रेनिस के बच्चे ही आगे आयरन थ्रोन पे राज करे, बट दूसरे तरफ कई लोगों को लगता था कि रेनिस अभी सिर्फ 18 साल की है, सो उसे अभी से आयरन थ्रोन का हेयर टू द थ्रोन बनाना सही नहीं होगा। एमोन के गुजरने के बाद में अभी बेलॉन को सभी एक लीडर के तौर पे देखने लगे थे और कई सारे रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स, वेस्टरलैंड्स के कई सारे हाउसेस और खास करके डॉर्न के कुछ हाउसेस उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। एमोन के अंडर सेकंड इन कमांड ही सही, बट बेलॉन ने सालों से एक्टिवली राज कारोबार में वक्त गुजारा था। सो कई प्रोमिनेंट बड़े बड़े लॉर्ड्स चाहते थे कि बेलॉन को हेयर टू द थ्रोन बनाया जाए। किंग जहेरिस के सामने ये एक बड़ा टफ क्वेश्चन होता है, रेनिस या फिर बेलॉन। बट काफी दिन सोचने के बाद में फाइनली
ओल्ड किंग जहेरिस डिसाइड करते हैं कि बेलॉन हेयर टू द थ्रोन होगा, और ये डिसीजन कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। सबसे पहले तो एलिसन गुस्सा होती है और वो दरबार छोड़ के निकल के जाती है। फिर जॉसलिन और उसकी बराथियन फैमिली बहुत गुस्सा होती है, और इवन जॉसलिन उसी टाइम पे दरबार छोड़ के निकल जाती है। बट देन फाइनली रेनिस भी दरबार छोड़ के निकलने ही वाली होती है। तब वो किंग जहेरिस के तरफ देख के बोलती है, योर ग्रेस, मुझ में क्या कमी है जो मुझसे और मेरे होने वाले बच्चों से आयरन थ्रोन का अधिकार छीना गया? क्या आयरन थ्रोन पे बैठने के लिए बॉल्स एंड डिक का होना जरूरी है? क्या मुझे सिर्फ औरत होने की वजह से आयरन थ्रोन नहीं दिया जा रहा है? ऐसे सब वो किंग जहेरिस को मुंह पे बोलती है और दरबार से निकल जाती है। एंड देन फाइनली देयर वाज लॉर्ड कॉर्लिस वलेरियन, जो वही के वही दरबार में मास्टर ऑफ शिप्स के टाइटल का त्याग करते हैं क्योंकि उनका इंसल्ट किया गया था। लॉर्ड कॉर्लिस को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उनके बीवी और उनके होने वाले बच्चों का अधिकार छीना गया था। सो इस तरीके से ओल्ड किंग जहेरिस ने बेलॉन को अभी हेयर टू द थ्रोन बनाया है। अब बेलॉन ओल्ड किंग जहेरिस के लिए कैसे राज करता है और उसके बेटों के साथ क्या क्या होता है, ये हम जानेंगे अगले ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर 24 में। सो बाय एंड टेक केयर।